हमारी क्लास जो हुई थी, लेक्चर हुआ था, उसमें हम लोगों ने लेस और मोर चैप्टर के सारे कंटेंट्स डिस्कस कर लिए थे। और आप लोगों को मैंने कुछ होमवर्क भी कहा था करने के लिए, होपफुली आप लोगों ने किया होगा। वो डिजीजेस जो लास्ट के 4 डिजीजेस थे इन द चार्ट, दैट आई हैड टोल्ड यू टू डू दैट थिंग, स्पेशली देयर सिम्टम्स। तो आप लोगों ने होपफुली कर लिया। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज इवन तो बहुत ज्यादा तो नहीं है आपके चैप्टर में, बट स्टिल इसके बारे में जानना समझना बहुत जरूरी है। हाँ, गुड इवनिंग बच्चों, जितने भी बच्चे आ रहे हैं सबको गुड इवनिंग। ठीक है, जल्दी से कनेक्ट हुई आप लोग। सो क्लास, here we are going to discuss non-infectious disease. In these diseases I am going to discuss, हाँ हाँ, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, आते जाइए, जल्दी आते जाइए भाई। ठीक है, सबसे पहले डिजीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है डायबिटीज। दूसरी डिजीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एसिडिटी। तीसरी डिजीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रेस। नेक्स्ट डिजीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है कैंसर। ठीक है, और एक और डिजीज जो हम डिस्कस करेंगे, हेडेक या माइग्रेन। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये सारी डिजीजेस नॉन कम्युनिकेबल हैं या नॉन इन्फेक्शियस हैं। ये डिजीजेस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं कैरी हो सकती हैं। ये हमारी फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज के कारण ही होता है, लेकिन इसकी वजहें अलग अलग हैं। इसके वजह जो हैं वो पैथोजेंस कुछ में हो भी सकते हैं, ज्यादातर में नहीं है, पैथोजेंस नहीं है। एक आध दो में हो सकते हैं पैथोजेंस। मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से हर बच्चे ने ये सारे टर्म्स सुन रखे होंगे। ठीक है, ऐसा मैं उम्मीद ही कर सकता हूं, सबने सुन रखा होगा या जानते होंगे बच्चे। सो क्लास, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं बच्चों, डायबिटीज क्या होता है? डायबिटीज क्या होता है बच्चों? डायबिटीज शुगर होता है, आशु ने बोला। बस एक ही बच्चा बताएगा? अच्छा, डेफिशिएंसी, वेरी गुड। किसने बोला डेफिशिएंसी? आशु ने, वेरी गुड। वैभव, हाई ब्लड ग्लूकोज, वेरी गुड वैभव। आयुष ने भी सही बताया, मोर शुगर इन ब्लड, गुड। प्रज्ञा, टू मच शुगर इन ब्लड, प्रज्ञा गुड। टू मच शुगर इन ब्लड, ओके। आदित्य ने बताया वीकनेस, कमजोरी। दैट इज द सिम्टम ऑफ डायबिटीज। बट डायबिटीज का सिंपली मतलब होता है ब्लड शुगर का इंक्रीज हो जाना। किसकी वजह से? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। किसकी कमी की वजह से? इंसुलिन की कमी की वजह से। इंसुलिन एक हार्मोन होता है बच्चों, जिसकी कमी आपके अंदर हो जाती है तो ब्लड शुगर बढ़ जाता है। मतलब इंसुलिन ब्लड के शुगर का लेवल मेंटेन रखता है, ब्लड में शुगर बढ़ने नहीं देता है। अगर इंसुलिन कम हो जाएगा तो ब्लड का शुगर बढ़ जाएगा। कितने लोगों के घरों में, ठीक है, पेरेंट्स में या रिलेटिव्स में डायबिटीज के पेशेंट्स हैं? रेज योर हैंड। सिर्फ एक बच्चा? 3 बच्चे? आजकल तो हर घर में कोई ना कोई तो मिल ही जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ घर में ही मिल जाते हैं, रिलेटिव्स में जाने की जरूरत ही नहीं है। कई बच्चों के रिलेशंस में होंगे। 4 ही बच्चों ने हैंड रेस किया।
चलो ठीक है, वो किसी में भी है बट है। अगर किसी के घर में है तो वो बहुत ही क्लोजली क्लोजली जानते होंगे क्या होता है इसमें, क्या चीज नहीं होता है। ठीक है, दो बच्चों ने ग्रैंडफादर का एग्जांपल दिया, बट एनी हाउ ठीक है बच्चों, पुट योर हैंड्स डाउन। मैं पांचों बच्चों के हाथ देख सकता हूँ। डायबिटीज से ब्लड शुगर तो बढ़ता है विदाउट एनी डाउट। डायबिटीज इंसुलिन की कमी से होता है, ये भी समझ में आ गया। लेकिन जिन लोगों में डायबिटीज होता है, क्या डायबिटीज कभी सही हो सकता है? इज इट क्यूरेबल? क्या हम इससे पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं या बस कंट्रोल कर सकते हैं? वैभव आशीष ने कहा नो नो। तस्लीम ने कहा कंट्रोल कर सकते हैं, वैभव ने कहा कंट्रोल, आयुष कंट्रोल, प्रज्ञा कंट्रोल, आशु नो सर, दिति कंट्रोल, समृद्धि कंट्रोल कर सकते हैं, आस्था कंट्रोल। ठीक है, यू ऑल आर करेक्ट। डायबिटीज मतलब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाना। तो ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ने को ठीक किया जा सकता है, नो डाउट। लेकिन तुम्हारे अंदर अगर इंसुलिन कम बन रहा है तो कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है जिससे तुम्हारे अंदर इंसुलिन ज्यादा बनवा दी जाए। अगर एक बार आपके अंदर इंसुलिन बनना कम हो गया तो वो हमेशा के लिए कम हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है। तो डायबिटीज से बचा जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। डायबिटीज से लड़ाई की जा सकती है, लड़ाई इन द सेंस कि उससे बचने के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो चीजें हम अगर डिसिप्लिन वाइज करें तो उसका हम फाइट कर सकते हैं डायबिटीज से। डायबिटीज जिनको होता है उनके अंदर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं बच्चों? डायबिटीज के क्या सिम्टम्स हैं? हाँ, क्रोनिक डिजीज है ये एक बार हो गई तो फिर चलती रहती सालों साल। डायबिटीज के सिम्टम्स क्या है बच्चों? कैसे पता चलेगा किसी पर्सन में डायबिटीज है, डायबिटीज के लक्षण है? वेरी गुड। वेट लॉस, वेट लॉस होगा। और कोई सिम्टम? फेटीक, थकान, डिजीनेस। ठीक है, डिजीनेस होगी, चक्कर आ सकता है। वीकनेस, चलिए ठीक है। वैभव ने काफी सारे, वेरी हंग्री, फीलिंग टायर्ड, वेरी ड्राई स्किन, डिहाइड्रेशन। चलो ठीक है। और कुछ और कुछ? हाँ, प्रज्ञा ने अच्छी बात कही, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, यूरिनेशन बहुत ज्यादा होगा। वेरी गुड आयुष, आयुष ने भी एक अच्छी बात कही कि यूरिन में भी शुगर का कंटेंट बढ़ जाता है। यूरिन में शुगर का कंटेंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यूरिन कंसिस्ट ऑफ मोर शुगर। ठीक है, तो यूरिन ज्यादा येलोइश होने लगता है। और सम टाइम इट हैपेंस दैट कि शुगर ज्यादा होने के कारण यूरिन करते टाइम पेनफुल यूरिनेशन होगा। चलिए, आप लोगों ने काफी कुछ बताया बच्चों। शुगर से इफेक्ट होने वाले जो ऑर्गन्स हैं उसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है आपके लीवर, आईज, इवन कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इफेक्ट होता है। और एक लिमिट से ज्यादा हो जाने पर आपके मसल्स, बोन भी इफेक्टेड होते हैं। इवन कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक को ये इफेक्ट कर सकता है। ये आजकल बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा लोगों में पाया जा रहा है। डायबिटीज मतलब बहुत लकी लोग हैं वो लोग जो 40 45 के एज पार कर गए हैं और उन्हें डायबिटीज नहीं हुआ।
सो आई पर्सनली थॉट कि बहुत लकी हैं वो लोग कि इस तरह के लाइफ स्टाइल के होने के बावजूद भी उन लोगों ने अपने आप को मेंटेन किया है या ऐसा स्टेब्लिश किया है, वेल स्ट्रक्चर्ड हैं कि उन लोगों का ब्लड शुगर अभी मेंटेन्ड है और डायबिटीज जैसी बीमारी नहीं है। नहीं तो आजकल लोगों में ये डिजीज इतनी कॉमन हो गई है कि लोगों ने अब इसको इतना सीरियस भी लेना छोड़ दिया है। डायबिटीज के पेशेंट में मैं एक चीज देखता हूँ, वो प्रिकॉशंस के नाम पे क्या करते हैं। बिकॉज आई हैव ऑल्सो few peoples in my relatives who is suffering from diabetes। तो डायबिटीज के पेशेंट्स को जनरली शुगर लेना मना होता है। आप उस शुगर को मत शुगर समझिए जो आप चीनी कहते हैं। हर तरह का शुगर, चाहे आलू का शुगर हो, ठीक है, या चावल का शुगर हो, किसी भी तरह का कार्बोहाइड्रेट मना किया जाता है। ठीक है, हर वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें ग्लूकोज पाया जाए। हाँ, तो प्रिकॉशन के नाम पे वो लोग सिर्फ चाय पीते हैं बिना चीनी की। बाकी दुनिया का हर आइटम वो खाएंगे पिएंगे, मगर प्रिकॉशन के नाम पे वो लोग, उन लोग का मतलब एक लाइफ स्टाइल बन गया है कि अब हम शुगर के पेशेंट हैं तो बिना चीनी वाला चाय पिएंगे। बस बिना चीनी वाला चाय तक ही वो लोग सीमित रहते हैं। ठीक है, कभी ये नहीं कहते कि बिना आलू वाला समोसा दे दो, ठीक है, या बिना चीनी वाला कोई स्वीट डिश दे दो, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि ये चीजें हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हालांकि डायबिटीज को इतना इतना ज्यादा सीरियस लेने की भी जरूरत नहीं अगर आपका लाइफ स्टाइल अच्छा है तो। सपोज दैट किसी में डायबिटीज हो गया, मान लेते हैं डायबिटीज हो गया, तो ब्लड शुगर ही बढ़ा है ना। शुगर को कैसे कम किया जा सकता है? उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दीजिए। एनर्जी में कब कन्वर्ट होगा? जब आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा देंगे। तो अगर किसी पेशेंट जो सफर कर रहे हैं डायबिटीज से, वो अगर नॉर्मल वॉक करते भी हैं, ठीक ठाक सुबह शाम में वॉक कर लेते हैं अच्छे से, थोड़ा थोड़ा, हाँ, क्योंकि पोटैटो में भी कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चे। हर चीज जो मीठी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि उसमें शुगर नहीं है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एक फूड न्यूट्रिएंट है जो कि ऑलमोस्ट हर चीज में पाया जाता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप ग्लूकोज भी होता है। तो जिस कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज का कंटेंट ज्यादा होता है, वो कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से मना कर दिया जाता है। तो चीनी में ग्लूकोज का कंटेंट बहुत ही ज्यादा होता है, चावल में भी बहुत ज्यादा होता है, तो जरूरी नहीं कि वो मीठा ही। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, जब कोई पर्सन डायबिटीज से सफर कर रहा हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब उसको बिल्कुल खाना पीना हर चीज वैसा कर दे। हाँ, उसको जो एक्सेस शुगर ले रहा था, स्पेशली फास्ट फूड, राइस, ज्यादा मीठी चाय, या ऐसा स्वीट जो बिल्कुल रस में डुबा के दिया गया हो, आप वो स्वीट कंज्यूम कर सकते हैं जो थोड़ा सा कम, जैसे कि आप बर्फी ले सकते हैं, पेठा, ये सारी चीजें ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है? यू शुड हैव फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल, you should have some walk, or if you are that that enough you can run also, या आप कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, कोई फिजिकल, तो स्पोर्ट्स के लिए जिसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन है। तो डायबिटीज के पेशेंट को दो चीज का खतरा रहता है। कभी भी जो डॉक्टर्स होते हैं डायबिटीज के पेशेंट को हमेशा कुछ टॉफीज या स्वीट कंटेंट रखने के लिए भी बोलते हैं। कई बार डायबिटीज के पेशेंट इतना ज्यादा प्रिकॉशन ले लेते हैं कि उनके ब्लड का शुगर ही घट जाता है। ब्लड का शुगर घटना भी खतरनाक है। फिर एनर्जी की कमी हो जाती है, चक्कर आ जाता है, बेहोशी आने लगती है। ठीक है, तो फिर सामने अंधेरा अंधेरा से छाने लगता है, कुछ दिखता नहीं है, तो वो चीजें भी होने लगती हैं। इसीलिए डायबिटीज के पेशेंट को बोला जाता है हमेशा थोड़ा सा कुछ मीठा कंटेंट रखे रहिए। जब आपको इस तरह की फीलिंग आए तो आप तुरंत उसको कंज्यूम कर लीजिए। तो ये चीज उनको थोड़ा सा देखना पड़ता है, रखना पड़ता है अपने साथ। अदरवाइज अगर एक डायबिटीज का पेशेंट चाहे बिल्कुल हल्का फुल्का मेडिकेशन लेकर के भी अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा इंप्रूव कर ले, तो कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, एसिडिटी क्या होता है बच्चों? एसिडिटी
What is acidity? Anyone? चलो, दो बच्चों का आंसर आया, तीन चार बच्चों का आंसर आ गया। अनुष्का ने स्टमक एसिड का इंक्रीज होना, बर्न चेस्ट। समृद्धि ने कहा है ज्यादा एसिड का प्रोडक्शन होना। प्रज्ञा ने कहा, प्रज्ञा ने भी वही बात कही, एसिड का प्रोडक्शन। वैभव ने भी वही बात कही, एक्सेड एसिड प्रोडक्शन। आस्था ने भी वही बात कही, एसिड का प्रोडक्शन जिससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं। आशीष कहते हैं एक्सेस एसिड, वो भी ये कह रहे हैं कि एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा होना। ठीक है, सबको पता है बच्चों कि हमारा जो स्टमक है वो HCl बनाता है। HCl फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है आपके स्टमक में। तो जब फूड स्टमक में जाता है HCl सिक्रीट होता है, HCl सिक्रीट होता है तो फूड उसके हेल्प से डाइजेस्ट होता है। ये बड़ी कॉमन सी बात है और सिंपल सी बात है, हम सब जानते हैं। कई बार यही HCl एसिडिटी क्रिएट कर देता है, मतलब स्टमक में एसिड का कंटेंट बढ़ जाता है, जिसके वजह से स्टमक से थोड़ा सा एसिड ऊपर की तरफ आ जाता है, ईसोफेगस में आ जाता है। ईसोफेगस मतलब फूड पाइप। फूड पाइप में थोड़ा सा HCl आ जाता है, जिसके वजह से आपको चेस्ट रीजन में थोड़ा सा बर्निंग लाइक फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि जल रहा है, और सच में वो जल रहा होता है। ईसोफेगस की वॉल HCl के इफेक्ट से क्या हो रही होती है, बर्न हो रही होती है सही में। और ये बहुत खतरनाक स्टेज है कि ऐसा होता है। तो ऐसा क्या हो जाता है कि स्टमक में एसिड का कंटेंट इंक्रीज कर जाता है। तो नहीं करना चाहिए। क्यों इंक्रीज कर जा रहा है, ऐसा क्या पड़ जा रहा है स्टमक में कि इंक्रीज होना पड़ रहा है एसिड के कंटेंट को। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल को देखना पड़ेगा। ज्यादातर हम आजकल जो फूड खाते हैं उस फूड में टेस्ट खोजते हैं हम, टेस्ट एंड फ्लेवर। चाहे फास्ट फूड हो, आइसक्रीम हो, कोई भी फूड हो, आजकल हम क्या करते हैं, टेस्ट बहुत ज्यादा खोज रहे हैं। अब वो नॉर्मल दाल रोटी चावल सब्जी वाला खाना उतना नहीं रास आता लोगों को। ठीक है, अब लोगों को लगता है कि फास्ट फूड खाएंगे तो, या पिज्जा खाएंगे तो एक लाइफ स्टाइल में इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, कई सारी चीजें तो मुझे घर पे आके पता चलती है कि भाई ये नए नए आइटम्स निकले हैं। अभी मेरे को मायोनीज करके एक चीज पता चली कि भाई ये सब फूड वूड में डलता है। तो खैर है ये सब चीजें। ज्यादातर टेस्ट और फ्लेवर के लिए जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं, चाहे वो सॉस हो या कोई अदर केमिकल हो, स्पाइसेस हो, ये सब के सब एसिडिक इन नेचर होते हैं। ये सब क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तुम्हारा HCl भी एसिडिक है, और जो फूड तुम्हारे अंदर जा रहा है वो भी एसिडिक है। दोनों एसिडिक सब्सटेंस मिलके क्या करते हैं, एसिडिटी इंक्रीज कर देते हैं। एसिडिटी जब इंक्रीज होती है तो हीट भी इंक्रीज हो जाता है, और खाना पहले से अगर गर्म है तो हीट को इंक्रीज करने में और हेल्प करता है ये। ठीक है, जिसके वजह से आपको एसिडिटी का शिकार होना पड़ता है। इसमें गैस का प्रोडक्शन भी होता है, जिसके वजह से गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो एसिडिटी में चेस्ट बर्न होता है, स्टमक एक होता है, मतलब स्टमक में पेन होता है, गैस प्रॉब्लम होती है, इंडाइजेशन होते हैं, कई बार वॉमिटिंग होती है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इसका एक समाधान होता है, इसको हम बोलते हैं एंटा एसिड। एंटा एसिड केमिकल्स होते हैं जो कि बेस से बने होते हैं। ये बेस से बने होते हैं, और ये एसिड को जाके न्यूट्रलाइज करते हैं। तो जितनी भी दवाइयां आती हैं एसिडिटी से रिलेटेड, जैसे कि इनो है, या गैसोफास्ट है, या पुदीन हरा है, कोई भी दवाई जो एसिडिटी से लड़ाई करने के लिए बनी है, वो बेस कंसिस्ट करती है, एंटा एसिड कंसिस्ट करती है। तो जिस पर्सन को एसिडिटी फील हो रही है उसको बिना देर किए एंटा एसिड कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि वो नुकसान कर सकता है एसिड आपके अदर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को। ये क्या करते हैं, एसिड को
जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसके वजह से एसिड बहुत ज्यादा इफेक्ट क्रिएट नहीं कर पाता है। ठीक है बच्चों, जो हमारा पहले खाने पीने का मेथड था उसमें हम कई सारी ऐसी चीजें यूज करते थे जिसमें बेस पहले से प्रेजेंट होता था। बेसिक चीजें हम बहुत यूज करते थे। ठीक है, टर्मरिक हो गया, जीरा हो गया, ये सारे, काला नमक, तो काली मिर्च, ये सारी चीजें, ये लेस और मोर बेसिक कंटेंट होते हैं जो पहले के खानों में यूज हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे हम उन खानों से दूर भाग रहे हैं। अब हमको पीसे हुए स्पाइसेस अच्छे लगते हैं। पहले स्पाइसेस खड़े खड़े डाले जाते थे तो उनका एक्चुअल सेंस आपको मिलता था। अब खाने में फ्लेवर डाला जाता है आर्टिफिशियल, पहले नहीं डाला जाता था। पहले दाल को फ्राई किया जाता था, आज भी कई घरों में दाल फ्राई करके बनी जाती है। तो जब दाल को फ्राई करते हैं तो अलग से उसमें से जीरा वगैरह ले करके उसमें काली मिर्च और थोड़ा सा लहसुन डाल करके थोड़ा सा क्या करते हैं, ऑयल में उसको फ्राई करते हैं, फिर दाल में डाल देते हैं। तो ये एक बेसिसिटी बढ़ा देता है उसकी। तो हमारा जो पहले का खाना था बच्चों, या आज भी अगर आप घर पे प्योर फूड खाते हैं या नेचुरल फूड जो घरों में बनता है पहले से ही, वो फूड खाते हैं तो एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर आप फास्ट फूड के शौकीन हैं, स्पेशली नाइट टाइम में या इवनिंग टाइम में आप फास्ट फूड ज्यादा कंज्यूम करते हैं, उस समय एसिडिटी की प्रॉब्लम्स एबंडेंसी में हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों में से अगर कोई रेस्टोरेंट गया हो, रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाया हो, तो होपफुली आप लोगों को पता होगा कि आफ्टर टेकिंग फूड, खाना खाने के बाद थोड़ा सा सौंफ और ये चीनी दिया जाता है, मिश्री इसको बोलते हैं। हैंड रेस कीजिए कभी आपने खाया हो तो। चलो 3-4 बच्चे गए हैं रेस्टोरेंट, 4 बच्चे गए हैं, बाकी बच्चों ने नहीं खाया है। 5 बच्चे, 6 बच्चे गए हैं, तो 8 बच्चे चले गए, 10। कुछ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रास्ते में है, जा रहे हैं, अब धीरे धीरे हैंड रेस कर रहे हैं बच्चे। तो चलिए ठीक है, 11 बच्चे रेस्टोरेंट चले गए मान लो। पुट योर हैंड्स डाउन एवरीवन। तो ये जो आपको रेस्टोरेंट में अलग से ये चीज दी जाती है, ये आपको इसलिए नहीं दी जाती है कि आप मतलब मेहमान है, या आपको एज अ सिंबल ऑफ गेस्ट दिया जा रहा है। ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि रेस्टोरेंट में 90% लोग जो खाना खाते हैं वो स्पाइसी फूड खाते हैं, या ऐसा फूड आइटम खाते हैं जो घर के आइटम से थोड़ा डिफरेंट होता है। कोई दाल चावल खाने रेस्टोरेंट में जल्दी नहीं जाता है, जहां तक मुझे पता है। कोई जल्दी रेस्टोरेंट में खिलाइए भैया, दाल चावल खिला दीजिए हमको, या रोटी सब्जी खिला दीजिए, ऐसा खाना रेस्टोरेंट में जनरली जो लोग जाते हैं वो स्पाइसी या फास्ट फूड या थोड़ा सा फ्लेवर्ड फूड खाने के लिए जाते हैं। वहां पर एसिडिटी बढ़ने का चांस बहुत ज्यादा होता है, और इसी वजह से उनको लास्ट में थोड़ा सा सौंप दिया जाता है, जिसका देखो आशु कह रहा है चिकन खाने जाते हैं। खैर, जो भी खाने जाते हो, तो वहां पर वो जो सौंफ है वो एंटा एसिड का काम करता है, वो बेस का काम कर रहा है। थोड़ी सी एसिडिटी क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। अब बच्चों, क्या क्या ऐसा तरीका है जिससे हम एसिडिटी से बच सकते हैं? क्या ऐसा तरीका है जिससे एसिडिटी से बचा जा सकता है? हाँ आशु ठीक है, जंक फूड नहीं खाने का है बिल्कुल। अदिति ने भी कहा फास्ट फूड को अवॉइड कीजिए। और कुछ कर सकते हैं इसके अलावा, जंक फूड और फास्ट फूड को छोड़ने के अलावा? बस 2 ही बच्चों ने आंसर दिया। चलो, वैभव ने कहा लेमन कैन बी यूज टू रिड्यूस एसिड, बट लेमन टू कंसिस्ट ऑफ एसिड।
लेमन भी एसिड कंसिस्ट करता है। लॉस, नहीं वो तो लॉस एक्सेस वेट किस टर्म में बोल रहे हैं तस्लीम आप? देखो लेमन भी एसिड कंसिस्ट करता है। ये कहना एक तरह से सही नहीं है कि लेमन पीने से या लेमन लेने से आपकी एसिडिटी खत्म होगी। हालांकि कई रेस्टोरेंट में लेमन हाथ धोने के लिए दिया जाता है। ठीक है। लेमन की प्रॉपर्टी एंटी टॉक्सिक होती है। एंटी टॉक्सिक होती है मतलब बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, साफ करता है, खून को साफ कर देता है एक तरीके से, फैट को थोड़ा कम कर देता है। पहले ले सकते हैं आप इसको, लेकिन खाना खाने के बाद नींबू पानी नहीं पीना चाहिए जनरली, रात में स्पेशली। लाइम वाटर ले सकते हैं, एंटी एसिड प्रॉपर्टी है उसकी। ठीक है बच्चों, और बच्चों ने कुछ नहीं बताया। सबसे पहली बात कि खाना कभी भी ठूस ठूस के नहीं खाना चाहिए। हम लोग क्या होते हैं, खाना फुल स्टमक कंज्यूम करते हैं, पूरा का पूरा पेट भर के खाते हैं हम लोग। ये गलत है, नहीं खाना चाहिए। खाना खाने से पहले या खाना खाने के स्टार्टिंग में थोड़ा सा पहले, खाना खाने से जस्ट थोड़ा सा स्टार्ट करने के बाद हमेशा 1 गिलास या 1.5 गिलास पानी कंज्यूम कर लेना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू ईट 1 ग्लास वाटर आइदर बिफोर द ईटिंग और जस्ट आफ्टर ईट कंज्यूमिंग फूड। फूड खाने के स्टार्ट करने के साथ ही 1 गिलास पानी पी लीजिए, पहले पी लीजिए। इससे आपके खाने का अच्छा खासा जो अमाउंट होता है पानी भर लेता है। अब आप जब खाना खाएंगे तो आपको लगेगा कि हम पूरा आपने खाना खाना खा लिया है। हाँ ठीक है आशु, आपने खाना खा लिया है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आपको पानी अच्छा खासा स्पेस फिल कर देता है, तो वो खाना डाइजेस्ट होने में हेल्प होता है। ज्यादा खाना नहीं होगा, ज्यादा एसिडिटी नहीं बढ़ेगी। दूसरा होता है बच्चों, हमको जो हम खाना खा रहे हैं उतना हम डाइजेस्ट भी करने की कैपेसिटी रखते हो। मतलब वॉक, एक्सरसाइज, ये सारी चीजें भी जरूरी होती हैं। ठीक है। उतना ही खाना खाना चाहिए जितना कि हम डाइजेस्ट कर पाए, उससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। हमेशा कोशिश करनी चाहिए नेचुरल फूड को नेचुरल वे में खाएं। नेचुरल फूड खाएं और नेचुरल वे में खाएं। ठीक है। मतलब अ, जैसे कि हम कहते हैं हाथ से खाना खाना, हाथ से खाना खाना चाहिए, इससे एंजाइमेटिक सिक्रीशंस बढ़ते हैं। आजकल चढ़ गया है कि चम्मच से, और कांटा वाला चम्मच, 4 चम्मच लगा करके। एक दिन वो भी आएगा कि जो चाइनीज खाते हैं ना, 2 लकड़ी फंसा करके ऐसे चाउमीन उठा के शायद वैसे ही आप लोग खाना भी शुरू कर दोगे। उस वो बना करके कि हाँ भाई ये आर्टिफिशियलिटी है। तो नेचुरली ही खाना खाना चाहिए। ठीक है। थाल ले सकते हैं, पहले पत्तियों में खाना खाते थे, वो और भी ज्यादा न्यूट्रिशियस था, बट एनी हाउ थाल में भी खाया जा सकता है, साफ सुथरे अच्छे तरीके से, दाल चावल रोटी सब्जी हर चीज। ठीक है। कोशिश कीजिए कि खाने में धनिया पुदीना ये सारी चीजें लेस और मोर आप कंज्यूम करते रहें। तो जब आप आर्टिफिशियल मतलब नेचुरली पुदीना ले लोगे तो आपको पुदीन हरा या ये सब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुदीने की चटनी वगैरह पहले बनती थी, अब पता नहीं। हाँ वो देखो वैभव ने कहा चॉपस्टिक्स, चॉपस्टिक्स वगैरह ना ही यूज करें, या चम्मच वगैरह नहीं यूज करें। ठीक है। हाथ से खाना खाना सीखें, हाथ धुलने के बाद अच्छे से। नेचुरल फूड विद नेचुरल एसेंस और नेचुरल वे। नेक्स्ट चीज है बच्चों कि जो स्पाइसेस हम यूज करते हैं अपने खानों में, वो कोशिश करें कि खड़े स्पाइसेस हो। ठीक है। नेचुरल स्पाइसेस हो, खड़े स्पाइसेस हो। इससे उसका फ्लेवर भी मिलता है, एसेंस भी मिलता है, बेनिफिट भी मिलता है। ठीक है। हमारा जो नेचुरल स्पाइस है वो अच्छा खासा बेसिसिटी कंसिस्ट करता है, और उसमें टेस्ट भी होता है। नेचुरल स्पाइसेस को कंज्यूम करना चाहिए, और वो खाना खाना चाहिए जिसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा हो। फाइबर्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। स्पेशली जो हम रोटी वगैरह खाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा पॉलिश्ड आटे फ्लोर का नहीं खाना चाहिए, जिसको हम मैदा कहते हैं। मैदा का कंजप्शन बहुत कम करना चाहिए। ठीक है। ऐसा रोटी बिल्कुल मत खाइए जो देखने में बिल्कुल व्हाइट लग रही है, क्योंकि व्हाइट रोटी में मैदा का कंटेंट ज्यादा होता है। जो थोड़ा सा ब्राउनिश होता है या थोड़ा सा डल कलर होता है, उसमें फाइबर का कंटेंट ज्यादा होता है। तो वो रोटी खाना चाहिए जिसमें फाइबर का कंटेंट ज्यादा हो, या सिर्फ रोटी ही नहीं,
वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी हम कंज्यूम कर सकते हैं जिसमें फाइबर का कंटेंट ज्यादा हो। नेक्स्ट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस बच्चों, क्या होता है स्ट्रेस? स्ट्रेस का मतलब तस्लीम ने टेंशन बोला, बहुत ही शॉर्ट में आंसर दिया इन्होंने, और बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है। आशु ने हाइपरटेंशन, प्रज्ञा ने स्ट्रेस, वेरी गुड। आस्था ने इमोशनल फिजिकल टेंशन, आयुष ने फिजिकल मेंटल रिएक्शन, एक प्रेशर, ठीक है आयुष। आशीष ने इमोशनल और फिजिकल टेंशन, अच्छा। समृद्धि फिजिकल फीलिंग ऑफ इमोशन और फिजिकल टेंशन, अच्छा। आस्था इज सेइंग स्ट्रेस इज बॉडी रिस्पॉन्स टू प्रेशर। प्रेशर में जो हम हमारा बॉडी का रिस्पॉन्स है, ब्रेन का रिस्पॉन्स है, ठीक। आप लोगों ने अपने अपने लेवल पे सही बात कही है। टेंशन और स्ट्रेस को कभी भी कनेक्ट नहीं करना चाहिए बच्चों। टेंशन एक नेचुरल थिंग है। जैसे आपको आज सुबह याद आया कि मुझे आज 4 क्लास करनी है, उस बात को लेकर के थोड़ा आप घबराए या थोड़ा सा आप सीरियस हुए, दैट इज टेंशन। किसी बात को आपने दिमाग पर लिया, दैट इज टेंशन। टेंशन की एक अच्छी बात होती है कि वो आती है, कुछ देर दिमाग में रहती है, थोड़ी परेशान करेगी आपको, फिर चली भी जाती है। बहुत दिन रहेगी, 1 दिन 2 दिन रहती है, इससे ज्यादा नहीं रहती आपके दिमाग में। कोई प्रेशर या कोई बात ऐसा जो आपके दिमाग में 1 या 2 दिन आपको परेशान कर रही है, दैट इज टेंशन, दैट इज नेचुरल थिंग। हर किसी के साथ ये चीज होती है। अगर किसी के लाइफ में टेंशन नहीं तो वो ह्यूमन बीइंग ही नहीं, ठीक है। टेंशन होता ही है। अब वो किस तरीके से टैकल कर रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट टेंशन होना इज क्वाइट नेचुरल थिंग। लेकिन अगर कोई उस टेंशन को एक्सटेंड कर दे, क्या कर दे, एक्सटेंड कर दे, मतलब उस टेंशन का प्रेशर क्या कर दे, उस टेंशन में जो मेंटल प्रेशर आप पर लग रहा है, जिस भी बात की वजह से लग रहा है, ज्यादातर इमोशंस होते हैं, ठीक है, या मेंटल प्रेशर्स होते हैं, तो ये इमोशनल बिहेवियरल या जो भी प्रेशर आपके दिमाग पे लग रहा है, उसमें आपने उस टेंशन को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। अब 2 दिन के बजाय आपके अंदर वो चीज कंटिन्यूअस रह रही है। टेंशन क्या था, कुछ देर के लिए था, फिर चला गया, फिर कुछ देर बाद आया। स्ट्रेस कंटिन्यूअसली दिमाग में रह रहा है, आपको परेशान कर रहा है, परेशान कर रहा है। वो आपको खाने पीने नहीं दे रहा ठीक से, ठीक है, सोने नहीं दे रहा है ठीक से। किसी से आप बात करते हैं तो आप पूरी तरह से उससे इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। स्ट्रेस वो चीज है जो तुम्हारे नॉर्मल एक्टिविटीज को क्या करे, हिंड्रेंस क्रिएट करे, नॉर्मल एक्टिविटीज को ठीक से ना होने दे, उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस बच्चों, स्ट्रेस इज नॉट अ क्वाइट कॉमन थिंग, जबकि टेंशन इज कॉमन थिंग। स्ट्रेस में आपकी पूरे बॉडी इन्वॉल्व रहती है किसी एक चीज को लेकर, किसी एक सोच को लेकर के। तो दिमाग जब परेशान होता है तो दिमाग का काम है सबको कंट्रोल करना। दिमाग जब परेशान होता है किसी चीज को लेकर तो सब कुछ क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं, सारी चीजें उसके साथ साथ क्या हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं फिर। तो किसी एक ही चीज को लेकर के आप प्रेशराइज फील करें और उसी के बारे में सोचते रहें एक्सटेंड व्यू में, दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस 10 दिन 15 दिन 1 महीने तक कंटिन्यूअसली रह सकता है। काफी लंबे समय तक रहने वाले टेंशन को ही स्ट्रेस कहते हैं बच्चों। तो स्ट्रेस के जो रीजंस होते हैं वो आपको, आप लोगों ने जो बोला इमोशनल रीजंस बोले, ज्यादातर जो रीजंस होते हैं वो इमोशनल होते हैं। किसी को, नहीं, डिप्रेशन इज समथिंग डिफरेंस। डिप्रेशन बहुत ज्यादा
स्ट्रेस के भी आगे का स्टेप है। अगर स्ट्रेस से भी आप आगे निकल गए हैं तो वो एंग्जाइटी है, और उससे भी आप आगे निकल गए हैं तो आप डिप्रेशन में पहुंच गए हैं, डिप्रेशन से भी आगे निकल गए हैं तो आप फिर पागल हो चुके हैं, मैड हो चुके हैं। ये एक लेवल है। टेंशन सबसे पहला लेवल है, स्ट्रेस दूसरा लेवल है। टेंशन और स्ट्रेस कॉमन है, इसके ऊपर आप चले गए हैं तो आप बीमार हैं, पूरी तरह से मेंटली आप क्या है, बीमार हैं। आपको इलाज की जरूरत है, चाहे आप एंग्जाइटी हो, चाहे आप डिप्रेशन में हो, चाहे आप मैड हो। खैर, स्ट्रेस का ज्यादातर रीजन इमोशनल होता है। कोई जॉब को लेकर के फ्रस्ट्रेटेड है, कोई पढ़ाई को लेकर के फ्रस्ट्रेटेड है, कोई अपने बच्चों को लेकर के फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कोई अपने किसी भी पर्सनल इशू को लेकर के फ्रस्ट्रेट हो सकता है, या किसी सोशल इशू को लेकर के फ्रस्ट्रेट हो सकता है। तो ज्यादातर स्ट्रेस का रीजन इमोशनल होता है। देखो, हर किसी पे इमोशनल प्रेशर्स क्रिएट होते हैं, हर चीज का एक इमोशनल प्रेशर है। लेकिन द वे द वे वन टैकल्स द वे वन टैकल्स और हैंडल्स द सिचुएशन मार्क्स द डिफरेंस। उसी टेंशन वाली चीज को कोई हंसी मजाक में लाइटली लेकर के, अरे हो जाएगा, ठीक है, कर लेंगे, हम एडजस्ट कर लेंगे, उसको दिमाग पर चढ़ने ही नहीं देता। ठीक है, ये दिमाग को किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लेता है कि अरे छोड़ो, जो होना है वो तो होना ही है, इसको लेकर के कहाँ है शायद दिमाग खराब करें। जैसे आप ही देखिए, कई ऐसे बच्चे होते हैं एग्जाम में मान लो फेल हो गए। अब फेल हो गए तो अब वो 4 दिन से 5 दिन से खाना नहीं खाएंगे, ये है वो है, तो बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं उस चीज का। कुछ बच्चे होते हैं, अरे क्या हुआ, फेल हो गए तो अगले बार देख लेंगे, पास कर लेंगे, नहीं करेंगे तो क्या जा रहा है। तो एक दिमाग में उनका हाउ दे आर टैकलिंग द सिचुएशन। हालांकि ये गलत है, उनको कंसर्न होना चाहिए कि अगर हमारा नंबर कम आ रहा है तो हमको उस चीज पे फोकस करना चाहिए, लेकिन टेंशन लेकर के, स्ट्रेस लेकर के नहीं। हमको अपनी गलती ढूंढ के उन गलतियों पे वर्कआउट करना चाहिए। ठीक है, अगर आप जॉब रिलेटेड चीजों से लेकर टेंशन में है तो आप उन चीज पे वर्क कीजिए जिससे आपका जॉब सिक्योरिटी ज्यादा अच्छा हो। मतलब आप अपने जिस काम को कर रहे हैं उस काम में एफिशिएंसी ज्यादा लाइए, उस काम में हार्ड वर्किंग ज्यादा बढ़ाइए। इसी तरह बच्चों को लेकर के अगर आप टेंशन या स्ट्रेस में हैं तो बच्चों को समझाने की कोशिश कीजिए, बच्चों को अपने ट्रैक पे लाने की कोशिश कीजिए, किसी भी वे में ला सकते हैं आप, ठीक है, इट्स अप टू यू। तो आप वो चीज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज स्ट्रेस जो होता है क्रोनिक, इट इज क्रोनिक, क्रोनिक डिजीज है बच्चे। स्ट्रेस जो होता है वो हाई ब्लड प्रेशर के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है, हाई ब्लड प्रेशर का रीजन है, और इट विल लेट्स टू हार्ट अटैक। बहुत खतरनाक होता है। नाउ नेक्स्ट इज कैंसर। कैंसर is something which is also quite common in the society. कैंसर बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुका है और कई लोगों में हो रहा है। कितने तरह के कैंसर्स जानते हैं बच्चों आप लोग? जैसे स्किन कैंसर है, तो कितने तरह के वैरायटीज ऑफ कैंसर आप लोग जानते हैं? एनीवन? प्रज्ञा ने ब्लड कैंसर कहा, गुड। आशु ने स्किन, लीवर, ब्लड तीनों बोला। किडनी? ब्रेन, हाँ, ब्रेन ट्यूमर होता है कैंसर, लंग्स का कैंसर होता है, माउथ कैंसर होता है, स्किन होता है, लीवर होता है, हाँ। कनिष्का ने कहा लंग्स कैंसर, ठीक है। आदित्य लीवर कैंसर, हाँ लीवर, ठीक है। आस्था ने लंग्स बोला, आनंद ने लंग्स, आनंद ने ब्रेन कैंसर, सलीम ने किडनी। हाँ, लिम्फ कैंसर को भी ब्लड कैंसर ही बोल सकते हैं, एक तरह का वो भी ब्लड कैंसर ही होता है। बोन कैंसर वैभव ने कहा। कोलोरेक्टल, हाँ, कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है, इंटेस्टाइन का। कनिष्का ने ब्रेस्ट कैंसर बोला, ठीक है। कोलॉन कैंसर, हाँ वही, कोलोरेक्टल कैंसर और कोलॉन कैंसर इज सेम। कुछ कैंसर्स और छूट रहे हैं बच्चों।
लंग्स ठीक है। प्रोस्टेट कैंसर, वेरी गुड। कोलॉन, ब्रेस्ट, लंग्स, स्किन, स्टमक, आयुष ठीक है। ओवेरियन कैंसर भी होता है, ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी बच्चे ने बता ही दिया है, ठीक है। ब्लैडर का भी कैंसर हो सकता है। सो क्लास, देयर आर लॉट ऑफ कैंसर। अच्छा, बॉडी का एक लौता ऐसा पार्ट जहाँ पे कैंसर नहीं हो सकता, वो नाम बताइए बच्चे, जहाँ पे कैंसर नहीं हो सकता। द पार्ट वेयर कैंसर कैन नॉट अकर्स। ब्लैडर में। आइज, हाँ आइज में भी नहीं होता है, बट आंख और कान का कैंसर तो हाँ, हार्ट, द नेम इज हार्ट। क्योंकि हार्ट मसल्स से बनी है, और मसल्स का इकलौता ये स्ट्रक्चर है। हाँ गुड आशु, अनुष्का। हार्ट इज द ओनली ऑर्गन, कंप्लीट ऑर्गन विच डजंट हैव कैंसर। ओके आयुष, तो ठीक है, तीनों बच्चों ने सही आंसर दिया। हार्ट में कभी भी कैंसर नहीं हो सकता, ठीक है। नाउ कम टू अवर टॉपिक। जब आपका सेल नॉर्मल ग्रोथ करता है, मतलब नॉर्मली डिवाइड करता है, तो इसको हम कहते हैं आपकी बॉडी का ग्रोथ या आपकी बॉडी का डेवलपमेंट। लेकिन आपका सेल अगर बहुत तेजी से डिवाइड करने लगे, रैंडम डिवीजन जिसको कहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करने लगे नए सेल्स, तो इसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। अब जाहिर सी बात है, आपका सेल पागल तो नहीं है ना कि अपने आप बहुत तेजी से डिवाइड करने लगेगा। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ऐसा करवाते हैं। जो फैक्टर्स ये काम कराते हैं, उनको हम कार्सिनोजेंस कहते हैं बच्चों। दे आर नोन एज कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस रेडिएशंस हो सकते हैं, ज्यादातर रेडिएशंस केमिकल्स होते हैं। बहुत सारे केमिकल्स जो आप खाते हैं या स्किन पर लगाते हैं, या स्किन पर लगने से, या फिर यूवी रेज पड़ने से, प्लास्टिक में खाना कंज्यूम करने से, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो रिएक्ट करके आपकी बॉडी में इस सेल को एक्टिवेट कर देते हैं कि वो सेल बहुत तेजी से डिवाइड करे। तो जो भी चीज आपके सेल को तेजी से डिवाइड कराने पर मजबूर मजबूर करे, वो सब कार्सिनोजेन है बच्चों। तो कार्सिनोजेंस क्या करते हैं, सेल्स का बहुत तेजी से डिवीजन कराते हैं, एंड दैट फास्ट डिवीजन विल लेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। और यही ट्यूमर आगे चल करके जब एक स्टेज को क्रॉस कर जाता है, व्हेन इट क्रॉस एन स्टेज, एक लिमिट से ज्यादा एक्सटेंड कर जाता है, दे आर नोन एज कैंसर। कैंसर को सही करने का, देखो कैंसर एक जगह पे नहीं हो रहा है, तो अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। तो कैंसर को सही करने के लिए कई बार रेडिएशंस का यूज किया जाता है। रेडिएशन मतलब उनके ऊपर गामा रेज या अदर रेडिएशन से किल किया जाता है कैंसर सेल्स को। केमिकल्स का यूज किया जाता है, मतलब मेडिसिन दिए जाते हैं, बहुत हार्ड मेडिसिन दिए जाते हैं उस टाइम, या फिर सर्जरी की जाती है। कुछ कैंसर्स का इलाज पॉसिबल है, कुछ कैंसर का इलाज पॉसिबल नहीं है अभी भी, ठीक है। ये डिपेंड करता है कैंसर किस स्टेज में पहुंचा है। तो दिस इज ऑल अबाउट कैंसर। और कुछ हेडेक या माइग्रेन, ये आपका होमवर्क है बच्चों। हेडेक क्यों होता है या माइग्रेन क्या होता है, ठीक है। तो रीजन बिहाइंड माइग्रेन एंड व्हाट आर द पॉसिबल थिंग्स टू रिड्यूस माइग्रेन। माइग्रेन के पीछे का रीजन क्या है सर, हाउ वी नो? ये डिपेंड करता है कहाँ का कैंसर है। अगर माउथ का है तो माउथ के पास ट्यूमर दिख जाएगा, स्किन का है तो स्किन में आपको रेंडमनेस दिख जाएगी। जहां पर भी जहां पर भी कैंसर होगा, वहां के फिजियोलॉजी में आपको रेगुलर, जैसे लंग्स में है तो लंग्स में रेगुलर आपको पेन होगा, दर्द होगा, ठीक है। ब्लड में है तो कभी कभी माउथ से ब्लड निकल सकता है, नजर ब्लीडिंग्स हो सकती है। तो आपको उस पर्टिकुलर जगह में कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी दिखेगी, और वो लंबे समय तक दिखेगी।
ठीक है, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि हाँ ये फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी आ रही है, इसका मतलब क्या है कि कैंसर इज बिल्डिंग अप। ठीक है, आपको चेकअप कराना चाहिए तुरंत। जब भी किसी ऑर्गन में एक लिमिट से ज्यादा एबनॉर्मेलिटी दिखने लगे तो आप उसको चेकअप कराइए, तभी आप कैंसर को पता कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई चीज नहीं है कि आपको रात सपना आएगा कि हाँ भाई कैंसर हुआ, अगले दिन चेक कराएंगे, या आपको अचानक से ट्यूमर दिख जाएगा। ट्यूमर अचानक से नहीं दिखता है। कभी भी आपको बॉडी में आउटग्रोथ दिखे, कुछ भी जो आपको नॉर्मल नहीं लग रहा हो, उसको तुरंत चेकअप कराना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। याद रखिएगा, अगले दिन जब भी मैं आऊंगा तो हेडेक और माइग्रेन के ऊपर डिस्कशन करूंगा और हर बच्चे से पूछूंगा। अब कोई बच भी नहीं सकता, ठीक है? सब सामने रहोगे। चलिए ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सेंड द वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। बाय बच्चों।